बेटा मेरे को एक बात का जवाब दें। महात्मा गांधी इतने बड़े मास लीडर कैसे बने और बाबा रामदेव इतने बड़े राष्ट्रवादी और बिजनेस टाइकून कैसे बने? इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है? इनकी आइडियोलॉजी या इनकी वेशभूषा? जो इंडियन मासेस हैं वो एक साधु को पसंद करती हैं। उनके मन में आज भी है कि हमारे ऋषि मुनि उच्चतम क्वालिटी के लोग थे। शायद हमारी बॉडी, हमारी मेमोरीज आज भी उन चीज़ों को याद करती है। हमारी कॉन्शियस मेमोरी में शायद वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सब कॉन्शियस मेमोरी के अंदर वो सारी चीज़ें आज भी फीड हैं, क्योंकि वो साधु रूपी नज़र आते हैं। अगर इन्हीं को दोनों को आप इमेजिन करिए पैंट कोट के अंदर, जैसे जिन्ना थे वैसे महात्मा गांधी होते, और जैसे बाबा रामदेव वो अपनी ड्रेस चेंज करके वो भी अपना पैंट कोट में आ जाए, तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? ना तो महात्मा गांधी मास लीडर बन पाते और ना ही बाबा रामदेव का बिजनेस कंटिन्यू हो पाएगा। आज भी एक इल्यूजन है लोगों के अंदर कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बाबा रामदेव बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है जो हम सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो कर रहा है उसको हम वैल्यूएशन देते हैं, खुद हम नहीं कर रहे। तो इस थीम को आपको बेस लाइन बनाना पड़ेगा। अब हम क्यों चिढ़ते हैं कि साधु साधु साधु? इस बात से हम क्यों चिढ़ते हैं? महात्मा क्यों? क्योंकि जितने भी ये लोग पॉपुलर हुए हैं, ये मास लीडर हुए हैं, और इन्होंने अल्टीमेटली अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। इनको मास लीडर नहीं बनाना है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो बड़े लेवल की चीज़ होती है। लेकिन एक वही न्यूक्लियर रिएक्शन बिजली पैदा करता है अगर उसको कंट्रोल वे से किया जाए। तो हमें जो भी साधु उनकी मैं बात कर रहा हूँ वो स्मॉल लेवल के होने चाहिए, आचार्य के लेवल के होने चाहिए। वेशभूषा 100% साधु वाली, लेकिन जो क्वालिटी, जो उनकी मास लीडरशिप है वो नहीं होनी चाहिए। उनको सिर्फ लिमिटेड दायरे तक ही लीडर बनाया जाए। जैसे 5-4 फैमिलीज जिसके अंदर 4-4 लोग होते हैं फैमिली में, तो तकरीबन 20,000 लोगों के ऊपर एक आचार्य, एक बढ़िया लीडर, एक बढ़िया साधु रूपी होना चाहिए, बिल्कुल प्योर सोल होनी चाहिए। आज की डेट में ऐसे आचार्य, ऐसे साधु इसलिए नहीं मिलते हैं कि भाई एक फेथ फैक्टर जीरो हो गया है और वो फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। आगे लोगों की नीड्स कम होती थी, साधु सिर्फ खाने के ऊपर गुजारा कर लेते थे। आज की डेट में अगर आप अपना घर बनाने जाओ तो आप जितने मर्जी सिंपल हो, आपको घर हमेशा लोगों के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको खर्चा ज़्यादा ही करना पड़ता है सोसाइटी में अगर आपको रहना। तो वही साधु महात्मा के साथ हो गया। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनके खर्चे भी पड़े हुए हैं। तो वो तो हमें बेसिक नीड्स के अंदर लाना पड़ेगा। आपको बेसिक नीड्स, कुछ फाइनेंस तो उसका क्लियर होना ही चाहिए। अगर मैं कहता हूँ 50,000 मंथ की सैलरी, तो वो बेसिक में आएगी बात सारी। लेकिन 50,000 में आपको अच्छे साधु रूपी लोग मिल जाएंगे जो फैमिली को पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और खुद चाहे जैसे मर्जी को आप रखें, मिल जाएंगे आपको। पहाड़ों में मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। तो मेरा जो विजन है अल्टीमेटली ऐसे 60,000 स्वामी, 60,000 आचार्य का है ऑल ओवर कंट्री। अगर हम 5-4 फैमिलीज के ऊपर एक आचार्य देते हैं तो हमें 60,000 आचार्य चाहिए। 60,000 आचार्य को कौन
फंड करेगा? गौशाला। 1000 हमें ऐसी गौशाला चाहिए ऑल ओवर कंट्री जिनमें 1000 गायें कम से कम दूध देने वाली हों। और 1000 गायें मतलब अगर 5000 लोग या 5000 फैमिली किसी शहर में 2 किलो दूध भी लेती हैं पर डे, तो ये जो 1000 गायें हैं तो ये बड़ी मुश्किल से उनको दूध दे पाएंगी पूरे शहर के अंदर 5000 फैमिलीज में। और आप क्या ध्येय लेके चल रहे हो कि जितना भी गौशाला खर्चा है अगर उसमें दूध पैदा होता है वो सबसे मिनिमम रेट पे पैदा होता है। ना उसमें आपको सर्वेंट रखने की ज़रूरत है, ना उसमें आपको बड़े लेवल पे शेड डालने की ज़रूरत है। तो गौशाला में तो वैसी सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, डॉक्टर्स वगैरह ये सब। तो मेरी कैलकुलेशन ये कि अगर आप पर्सनल गाय को पालते हैं जो 2000 लीटर दूध देती है तो वो आपको पर लीटर 162 रुपीज़ का पड़ता है। और यही दूध गौशाला में अगर कॉस्टिंग लगाओ तो 60 रुपीज़ का पड़ता है, क्योंकि गाय कम दूध देती है भैंस के मुकाबले। भैंस एक साल में 3000 लीटर देती है तो गाय मुश्किल से 2000 लीटर देती है, उससे कम ही देती है। तो ये 5000 फैमिलीज डेली 10,000 लीटर दूध कंज्यूम कर रही है शहर के अंदर। और हमने जो गाय का कर रखा है वो रखा है कि 20 रुपये लीटर आपको एक डोनेशंस हैं, तो आपको दूध 80 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ये अलग बात है कि सारी कैलकुलेशंस कल को दूध की बजाय घी के ऊपर बेस्ड होंगी, क्योंकि वो आप कहीं भी भेज सकते हो, बाहर भेज सकते हो, छोटे शहर से बड़े शहर में भेज सकते हो, ये बात की बात नहीं। बट आप मोटे तौर पे लगा के चले कि 5000 फैमिलीज 10,000 लीटर दूध, 20 रुपये मार्जिन, 2 लाख रुपये डेली मार्जिन गौशाला का, सब खर्चे निकालने के बाद। और महीने में 60 लाख। अगर एक शहर में आप 50 HRS भी रखती हैं जिनकी 50,000 सैलरी है तो 25 लाख रुपये उनका खर्चा है। लेकिन वो इतने बड़े माउथ पीस होंगे गौशाला के, गौ माता के दूध के बारे में, गौ माता के जितने भी आप लगा लीजिए, हवन लगा लीजिए, उसके अंदर प्योर देसी घी का इस्तेमाल करना, आपकी क्रीमेशंस लास्ट राइट्स के अंदर एक बड़े सेरेमोनियल वे से देसी घी का उपयोग करना और हवन करवाना, ताकि जब पंचगव्य तत्व में आप विलीन हो तो एक बढ़िया वैदिक ढंग से किया जाए। और अगर हमारे ये HRS इस घी को ये समझा पाने में कामयाब हुए कि इससे उनकी सामने वाले बंदे की बॉडी प्योरीफाई होती है, सारे रोग खत्म होते हैं, खासकर हार्ट डिसीज़ खत्म होती हैं, तो डॉक्टर्स अगर आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग देसी घी को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू। तो मैं तो अभी ये उन फैक्टर्स को तो खोल ही नहीं रहा कि जो दूध के अलावा भी पंचगव्य पदार्थ गाय हमें देती हैं, उसकी वैल्यूशन के बारे में भी बात नहीं कर रहा मैं। तो एक शहर में 5000 फैमिलीज अगर दूध ले रही हैं तो 60 लाख का गौशाला को मार्जिन है। तो ऐसी 1000 गौशाला जिस दिन हमारी कंट्री में खुल जाती हैं तो 60,000 HRS पैदा हो जाते हैं। वो आपको कोई भी चीज़ समझा सकते हैं, एक पूरी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन पहली गौशाला को कामयाब कर लेंगे, बाकी तो उसके मॉडल को टच करते हुए अपने आप ही कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।